देखिए दोस्तों, हमने अगली क्लास में पढ़ा था वर्णमाला को। अब पढ़ेंगे हम संधि को। यहाँ पर देखते हैं हम संधि क्या होती है। संधि का मतलब यहाँ पर संधि समझ लेते हैं। संधि संधि का विच्छेद किया तो सम प्लस के धी। तो यहाँ पर देखते हैं संधि की परिभाषा को। संधि सामान्यतः यह माना जाता है कि हिंदी में संधि नहीं होती है। केवल तत्सम शब्दों में ही संधि होती है जो संस्कृत से जैसे कि तैसे हिंदी में लिए गए हैं। जो वर्ड संस्कृत के हैं वो हिंदी में जैसे कि तैसे लिए गए हैं, उन्हीं शब्दों में आपकी हिंदी में संधि कहलाएगी। सामान्यतः हिंदी में संधि कोई नहीं होती है, क्योंकि संस्कृत की प्रकृति कैसी होती है? संयोगात्मक माने जोड़ना। और हिंदी की प्रकृति कैसी होती है? वियोगात्मक मतलब अलग अलग करके लिखना। अर्थात का मतलब है वर्णों को जोड़कर लिखने की परंपरा है। किसमें? संस्कृत में। वर्णों को जोड़कर लिखने की परंपरा किसमें? आपकी संस्कृत में। जबकि हिंदी में उन्हें क्या है? अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको। संधि का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अलग अलग वर्णों को जोड़कर लिखने को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यहां पर हम समझते हैं तो हम यहां मैं उदाहरण देता हूं। मैंने पहले लिया हिंदी का। हिंदी में संधि। मैंने पहले लिया हिंदी में संधि। तो मैंने पहले हिंदी में संधि लिया था, तो यहां पर देखा राम धन आश्रय। क्या लिया? राम धन आश्रय। तो जैसे ही हमने यहाँ पर राम धन आश्रय यानी राम आश्रय को हम खोलेंगे, मैंने कहा राम आश्रय, तो इसका जैसा का जैसा ही रहेगा। जैसे हमने खोला राम धन आश्रय, तो इसमें क्या है? वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है। इसमें हमें क्या है? इसमें कोई वर्ड को हमने जोड़ा नहीं है। जैसे हमने लिया संस्कृत की संधि। किसकी? संस्कृत की संधि। तो संस्कृत की संधि में हमने लिया जैसे राम आश्रय को जैसे हमने इसे लिखा तो रामाश्रय। संस्कृत में क्या हो जाएगा? रामाश्रय। राम धन आश्रय। तो इसमें क्या होगा आपका? संयोगात्मक। इसे कहेंगे संयोगात्मक और इसे कहेंगे वियोगात्मक। क्या कहेंगे? वियोगात्मक। जहां पर वर्णों को अलग अलग करके लिखा जा रहा है, और संयोगात्मक माने यहाँ पर जोड़ के लिखा जा रहा है। यहाँ पर अ और आ मिलकर के आ बना रहा है, और यहाँ पर अ और आ मिलाकर के पूरा ही आ लिखा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर कौन सी संधि है? यहाँ पर इसमें हिंदी संधि है। जो हिंदी संधि में क्या होता है? इनको अलग अलग करके लिखा जाता है, और संस्कृत संधि में क्या है? इसको जोड़ दिया जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संयोगात्मक। और हिंदी संधि को कहते हैं वियोगात्मक। यहाँ तक समझ में आया होगा, ये बात है। तो यहाँ पर कुछ हिंदी के मैं नियम बताने वाला हूँ। उन नियमों को आप ध्यान से देखिए, और उसके बाद हम फिर धीरे धीरे आप संस्कृत की संधि में चलेंगे। जो संस्कृत की संधि जो है वो होता है, उसको हम बिल्कुल आपको बारीक से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं हिंदी की संधि के कुछ नियम। देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे संधि की कुछ संधि। तो नंबर 1 नियम पहला है महाप्राणीकरण का मतलब है यदि अंत में अल्प प्राण ध्वनि। अल्प माने होता है छोटे वर्ण। मैंने जो वर्णमाला में बताया, और आगे ह ध्वनि का संयोग हो, वहां पर अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि में बदल जाती है। जैसे सब प्लस ही बराबर क्या हो जाएगा? सभी। तो यहाँ पर
सब व किस में बदल गया, आपका व किस में बदल गया, भ में बदल गया। ये है अल्प प्राण ध्वनि, ये कैसी है, अल्प प्राण ध्वनि। और ये है कैसी है आपकी, महाप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि। तो यहां पर क्या है, जैसे ह वर्ड का इसमें क्या होगा, संयोग हो, यदि अंत में अल्प प्राण ध्वनि, अल्प अंत में अल्प प्राण ध्वनि आ रहा है और आगे ह ध्वनि का संयोग हो, ह ध्वनि का संयोग मिल गया और अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि में बदल गई है। तो सब प्लस के ही, यहां पर हमने लिखा सब प्लस ही, सब प्लस के ही। तो सब प्लस के ही बराबर क्या हो जाएगा, सभी। तो वह कैसा है आपकी अल्प प्राण ध्वनि है और भ कैसा हो गया आपका महाप्राण ध्वनि में बदल गया है। तो ये होता है आपका पहला नियम, सब प्लस ही, सब सब प्लस ही, तब प्लस ही, तब प्लस ही क्या हो जाएगा, तभी। जब प्लस ही, जब प्लस ही बराबर क्या हो जाएगा, जब ही। तो इस प्रकार से आपके इसमें क्या है, अल्प महाप्राणीकरण नियम पहला हो गया, जिसके अंत में अल्प प्राण ध्वनि और आगे ह ध्वनि का संयोग होगा, वहां पर अल्प प्राण ध्वनि महाप्राण ध्वनि में बदल जाएगी। तो इसी प्रकार से हमने देखा तब प्लस ही बराबर, तो यहाँ पर ह ध्वनि का संयोग हो रहा है और ये कैसे है आपकी अल्प प्राण ध्वनि, अल्प प्राण ध्वनि किस में बदल गई, महाप्राण ध्वनि में। ब वावन वाला किस में बदल गया, भ में बदल गया। तो आपका ये कौन सा हो गया, महाप्राणीकरण ध्वनि। ठीक है, यहाँ पर और आगे हम दूसरा नियम देखते हैं। देखिए हमने पहला नियम पढ़ा, अब दूसरा नियम पढ़ेंगे, अल्प प्राणीकरण। पहले हमने पढ़ा महाप्राणीकरण, कौन सा पढ़ा, महाप्राणीकरण। अब हम पढ़ेंगे अल्प प्राणीकरण। महाप्राणीकरण में क्या हो रहा था, ह ध्वनि का संयोग हो रहा था, अल्प प्राण महाध्वनि में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर अल्प प्राण ध्वनि, कभी कभी पहले शब्द की अंतिम महाप्राण ध्वनि, अंतिम महाप्राण ध्वनि ध्वनि आगे वाले शब्द से संयोग करके के कारण अल्प प्राण ध्वनि में हो जाती है। जैसे मैंने कहा दूध प्लस बाला, क्या कहा, दूध प्लस बाला बराबर हो जाएगा दूध, दूध बाला। इसे कहते हैं दूध भाला, इसे कहेंगे दूध बाला। तो यहां पर क्या है आपका महाप्राण ध्वनि किस में बदल गया, अल्प प्राण ध्वनि में। मैंने कहा ताक प्लस पर, क्या हो जाएगा, ताक पर। तो यहां पर अल्प जो महाप्राण ध्वनि किस में बदल गया, अल्प प्राण ध्वनि में परिवर्तन हो गया। यहां पर हम तीसरा नियम पढ़ते हैं, यह समझ में आया होगा। यहां पर तीसरा नियम पढ़ते हैं, ह का लोप। नंबर 3, हाँ नंबर 3 यहां पर समझ में आ गया होगा। महाप्राण ध्वनि किस में बदल रही है, अल्प प्राण ध्वनि में बदल रही है। दूध प्लस बाला बराबर क्या हो जाएगा, दूध बाला। सही शब्द होता है दूध बाला। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर आपका ये हो गया अल्प प्राण, अल्प प्राण। और ये क्या है आपका महाप्राण, महाप्राण ध्वनि। तो यहाँ पर आपका ये प्रकार हो गया। अब नंबर तीसरा नियम पढ़ेंगे, इसमें लोप का नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे, लोप का नियम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लोप का नियम। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दो ध्वनि दिखाई देंगी और एक ध्वनि का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। वो कैसे, जैसे बोला मैंने नक प्लस कटा, नाक प्लस कटा, नाक प्लस कटा क्या हो जाएगा, नकटा। तो यहां पर क ध्वनि का क्या हो गया, एक का हो गया लोप। नक प्लस कटा, डक प्लस कटा, वह प्लस ही, वह प्लस ही का लोप हो गया। तो यहां पर क्या बनेगा, वही, क्या बनेगा, वही। तो यहाँ पर ह ध्वनि का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। इसमें एक वर्ड का क्या हो रहा है, एक ध्वनि का
लोप हो रहा है। यहाँ पर यह प्लस ही बराबर क्या हो जाएगा, यही। तो यहाँ पर ह ध्वनि का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो ये होता है आपका तीसरा नंबर लोप का नियम। यहाँ पर होगा अब चौथा नियम आपका होगा कौन सा, आगत का नियम। चौथा नियम कौन सा होगा, आगत का नियम। यहाँ पर हम आगम का नियम पढ़ेंगे। यहाँ पर आगम के नियम में क्या होता है, कभी कभी दो ध्वनियों के बीच में कभी कभी दो ध्वनियों के बीच में यह ध्वनि का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है, आगम हो जाता है। यह ध्वनि का आगम हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे बोला मैंने लड़की प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा, लड़कियों, क्या हो जाएगा, लड़की प्लस ओ, लड़कियों। बेटी प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा, बेटियों। तो यहां पर क्या है, जो अंतिम प्रथम वर्ण के जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ से ह्रस्व में बदल जाएगा, और ओ किस में बदल जाएगा, आपका य में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर इस विशेष ध्यान दीजिए, कभी कभी ध्वनि बीच में आकर के यह ध्वनि किस में आपका आगम हो जाता है, और जो दीर्घ होता है वो क्या हो जाता है, आपका ह्रस्व में बदल जाता है। जैसे बेटी प्लस ओ, तो क्या हो जाएगा, बेटियों। बेटी प्लस ओ, लड़की प्लस ओ, लड़कियों। ये इस प्रकार से आपके यहाँ पर आगम का नियम होगा। और यहाँ पर और देख सकते हैं, नदी प्लस के ओ, तो क्या हो जाएगा, नदियों। तो यहाँ पर अर्ध का अध्वनि का क्या हो रहा है, आगम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आगम हो रहा है। और इस ह्रस्व ध्वनि का क्या हो रहा है, दीर्घ का क्या हो जाएगा, ह्रस्व में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमने पढ़ लिया चौथा नियम। अब पढ़ेंगे पांचवा नियम। अब हम पढ़ते हैं पांचवा नियम। अब हम पढ़ेंगे पांचवा नियम। इसमें पढ़ेंगे दोनों पद ह्रस्व हो जाते हैं, दोनों पद ह्रस्व हो जाते हैं। कुछ स्थलों पर पूर्व पद ही नहीं, बाद वाले पद का भी दीर्घ स्वर का ह्रस्व हो जाता है। बाद वाले पद का, पूर्व पद तो होगा ही होगा, पर इसका क्या है, आपके दोनों पद में मतलब दोनों पद दिए जाएंगे आपके। जैसे दिया है पानी प्लस घाट, तो पानी प्लस घाट का क्या हो जाएगा, पूर्व पद ये वाला है, इसे कहेंगे पूर्व पद, इसे कहेंगे पूर्व पद, इसे कहेंगे दूसरा पद यानी उत्तर पद। दूसरा पद यानी उत्तर पद, तो इसका तो होगा ही होगा, इसका भी आपके साथ में हो जाएगा। तो जैसे पानी प्लस घाट, तो क्या हो जाएगा, पन घट। यहाँ पर ऊंचा प्लस नीचा, तो ऊंचा, तो ऊंच का क्या हो जाएगा, ऊंच प्लस नीच, तो ऊंच नीच। तो यहाँ पर ये क्या है, आपके अंतिम वर्ड है, दीर्घ किस में बदल गए, ह्रस्व में बदल गए। लेना प्लस देना, तो लेन प्लस देन, तो ये क्या है, आपके दीर्घ थे वो कैसे बदल गए, ह्रस्व में बदल गए। तो दोनों पद यहाँ पर ह्रस्व हो रहे हैं, तो इस प्रकार से इसमें आपका ये नियम लागू होगा। अगला हम नियम पढ़ते हैं। अगला नियम पढ़ते हैं हमें यहाँ पर, यहाँ देखिए छठवां नियम हम पढ़ेंगे। छठवां नियम पढ़ रहे हैं, स्वर परिवर्तन। कुछ स्थलों पर संधि के कारण पूर्व पद के स्वर में परिवर्तन हो जाता है। पूर्व पद में, यानी पूर्व पद में के आपके स्वर में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मैंने बोला छोटा प्लस पन, क्या बोला, छोटा प्लस पन। तो यहाँ पर आपकी परिभाषा करिए, कुछ स्थलों पर संधि के कारण पूर्व पद स्वर में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, छोटा प्लस क्या हो जाएगा, छुटपन। छोटापन का क्या हो जाएगा, ओ किस में बदल गया, आपका स्वर में परिवर्तन हो गया। और मैंने बोला जैसे 1 प्लस 60, 1 प्लस 60 तो बराबर क्या हो जाएगा, 61। क्या हो जाएगा, 61। तो ए किस में बदल गया, स्वर में बदल गया, ह्रस्व स्वर में। किस में बदला, ह्रस्व स्वर में बदला। तो ह्रस्व स्वर है आपके, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं आपके अ,
ई और ऊ और ऋषि। तो ये होते हैं आपके हिरस्य स्वर। तो यहाँ पर ये कौन से आपके संयुक्त स्वर है, यानी संयुक्त स्वर मतलब मिलके बनाए अ प्लस के ई से, तो क्या बनेगा ए बनेगा, और अ प्लस के ए के बराबर बनेगा आई। तो ये मैंने आपको वर्णमाला पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर जो आपने हमने कुछ हिंदी के जो कुछ नियम देखे थे, यहाँ तक आप होते हैं समाप्त। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत की संधियाँ। तो संस्कृत की संधि कुछ हम बता देते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे उसको फिर अगली वीडियो। देखिए हमने संधि हिंदी की संधि को पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे संस्कृत की संधि। किसकी? संस्कृत की संधि। तो यहाँ पर संस्कृत की संधि को देखेंगे पहले हम। तो यहाँ पर हमने संस्कृत की संधि को देखा। संधि में क्या होता है आपके, संधि का मतलब होता है जब दो वर्ण आपस में मिलकर जुड़ते हैं, एक नया रूप धारण करते हैं, एक नया रूप धारण करते हैं, ग्रहण करते हैं। वर्ण की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम संधि के क्या देखते हैं? भेद देखेंगे। संधि के भेद देखेंगे। तो संधि के भेद होते हैं मुख्यतः आपके तीन। संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद माने गए हैं। तीन भेद कौन कौन से होते हैं? एक होती है आपकी स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर संधि। एक होती है आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। एक होती है विसर्ग संधि। क्या होती है? विसर्ग संधि। एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, और एक होती है विसर्ग संधि। यहाँ पर स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि में होते हैं आपके स्वरों का मेल होगा, आपके या तो समान स्वरों से होगा या आपके भिन्न स्वरों से मेल होगा। यहाँ पर आपके सभी प्रकार के जितने भी आएंगे आपकी स्वर संधि में, आपके स्वरों से ही रिलेटेड आपकी संधि मिलेगी। जहाँ पर जैसे कोई दीर्घ स्वर संधि है आपकी, तो दीर्घ में अ प्लस के अ, ई प्लस के ई, तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ। और व्यंजन में क्या होगा आपका? यहाँ पर आपका व्यंजनों का मेल होगा। व्यंजन संधि होती है आपकी तीन प्रकार की। और विसर्ग संधि में क्या होगा? किसी नियम का, इसमें क्या है, र का लोप, अ का मतलब ओ का र में परिवर्तन, ओ का विसर्ग में परिवर्तन। किसमें होगा? विसर्ग में परिवर्तन होगा। तो हम इसको पहले बारीक से समझेंगे। तो यहाँ पर स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी होती है यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। तीसरा होता है यण, और तीसरी होती है अयादि, अयादि स्वर संधि। चौथी होती है गुण स्वर संधि। पांचवी होती है दीर्घ अयादि गुण, और एक और होती है आपकी, देखिए स्वर संधि के हमने स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पर एक व्यंजन संधि होती है आपकी 3 प्रकार की। यहाँ पर होते हैं स्वर का व्यंजन से मेल। क्या होता है? स्वर का व्यंजन से मेल, व्यंजन से मेल, स्वर का व्यंजन से मेल, नंबर 1। नंबर 2 होती है स्वर का व्यंजन का स्वर से मेल, व्यंजन का स्वर से मेल। और तीसरी होती है आपकी व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन का व्यंजन से मेल, व्यंजन से मेल। तो ये होती है आपकी 3 प्रकार की, स्वर का व्यंजन से मेल, व्यंजन का स्वर से मेल और व्यंजन का व्यंजन से मेल। यहाँ पर ये होती है आपकी 5 प्रकार की
स्व व्यंजन संधि। अब इनको हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। तो पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, इसमें आपके समान स्वरों से मिलकर के जो दीर्घ हो जाती हैं, जैसे होता है अ प्लस के अ बराबर क्या हो जाएगा आ, और ई प्लस के ई बराबर क्या हो जाएगा बड़ी ई, और ऊ प्लस के ऊ बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। तो इस प्रकार से जो आपकी दीर्घ संधि होगी, जिसे हम कल की क्लास में देखेंगे।